हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का ये चैप्टर हमारा जो चल रहा है अकाउंटेंसी का, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उसको आप एक बार जा करके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको उसको मिल जाएगा। अभी हम करेंगे अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 बेसिस हैं हमारे यहाँ। पहला है कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरा है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट होता क्या है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये एक इनकम्प्लीट तरीके का अकाउंटिंग है। इसको कंपनी एक्ट के थ्रू वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड तरीके का मेथड हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या होता है हमारा ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस 2 टाइप के मेथड बताए गए हैं। पहला नंबर पर आ जाता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर लिखा भी है, देयर आर 2 बेसिस ऑफ एसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम 2 तरीके से अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कैश बेसिस और दूसरा है हमारा एक्चुअल बेसिस। दोनों ही मेथड से प्रॉफिट हमारा डिफरेंट आता है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, उससे दूसरा आएगा और दूसरा मेथड जो हम ये अप्लाई करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन कुछ और आ जाएगी। क्या डिफरेंस है दोनों में, वो भी हम यहाँ पर ही देख लेंगे इसी थ्योरी पार्ट में। और एग्जाम में इसके ऊपर एक थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें अगर, तो लिखा है, अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली ऑन द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमें कैश रिसीव होता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कैश कहीं पर पेमेंट किया जाता है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इस ही बेसिस पर हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि बिजनेस के अंदर हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो क्रेडिट बेसिस पर होती हैं, आउटस्टैंडिंग बेसिस हो जाती है, कुछ हम एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेमेंट हमारी क्या होती है, डिले भी हो जाती है। लेकिन ये जो मेथड है हमारा, ये उन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है। इसमें हम सिर्फ ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमें कैश रिसीव हुआ होगा या फिर हमने कैश को पे किया होगा। अदरवाइज हम सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करते चलते हैं, इग्नोर कर देते हैं उस टाइम पर। इसीलिए इसको कहा जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सपोज आपने एक अपना गुड्स सेल किया है। ठीक है, अपना गुड्स सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस पर सेल किया है। तो क्रेडिट पे सेल किया है तो इट मीन उस टाइम पर आपको कोई भी कैश रिसीव नहीं होगा, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन को वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जब वो कैश रिसीव होगा उस टाइम पर उसको इनकम माना जाएगा। जबकि एक्चुअल बेसिस जो हमारा मेथड है, दूसरा मेथड, उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल कर देते हैं, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए उस मेथड को हम कंप्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे ही कोई भी फाइनेंशियल इवेंट हमारा होता है, ठीक है, मनी से रिलेटेड कोई भी इस तरीके की अपना इवेंट आका होगा तो हम उसको जरूर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इस तरीके की बात यहाँ पर लिखी है कि रिसीप्ट ऑफ पेमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। द इनकम इज कैलकुलेटेड एज एक्सेस। बाकी ये तो हमें पता ही है कि इनकम हमारी जो होती है या प्रॉफिट जो हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे जितना भी एक्सेस हमारा इनकम होगा तभी हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तभी हम लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है, इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एक्सेस ऑफ, ज्यादा, एक्सेस ज्यादा, of actual cash received in respect of sale of goods, services, properties, etc. over the actual cash payment। जितनी भी हमने कैश पेमेंट की होंगी उसके रिगार्डिंग हमारा कैश रिसीव कितना हुआ है, ठीक है, वो सारी हमारी इनकम हो जाएगी, एक्सेस इनकम हो जाएगी। रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स हमने खरीदा होगा, एक्सपेंस किए होंगे, रेंट पे किया गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा और सैलरी दिया होगा इन कैश। ठीक है, जितना भी हमारा पेमेंट हुआ होगा उसके कंपैरिजन में
कितना हम लोगों को सेम ईयर में रिसीव हुआ होगा कैश, वो हमारी इनकम है। एंट्री इज डू नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ पेमेंट और रिसीट इज मेयरली ड्यू। अगर किसी भी तरीके की हमारी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे इफ पेमेंट इज ड्यू, ठीक है, पेमेंट ड्यू है तो एंट्री नहीं करेंगे। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये है सच दैट i.e. outstanding expenses accrued income are not treated। अब यहाँ पर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 का हमारा है बट हमने पे नहीं किया है, तो पे नहीं किया तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पेमेंट के टाइम लिखते हैं। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस सिस्टम है उसमें हम उसको एक्सपेंस जब हमारे इनकर्ड होते हैं तभी भी लिखते हैं और पेमेंट के टाइम भी लिखते हैं, इसलिए वो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग है हमारा। उसके बाद आ जाते हैं दिस मेथड इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल था जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैचिंग प्रिंसिपल में बताया था कि हम सेम ईयर के एक्सपेंसेस और सेम ईयर की इनकम्स को, ठीक है, मैच करते हैं और उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक लिखेंगे नहीं, तो उस चीज़ का ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कि विरोधाभास है। हिंदी में क्या कह सकते हैं उसका, ये एक तरीके से अपोजिट है उसका, ठीक है, सेम मीनिंग नहीं है उसका, उल्टा वहाँ पर होता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये ही हमारा है सेकंड मेथड। ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आजकल सभी फर्म्स में, कंपनी में यही फॉलो किया जाता है। और इस अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पर सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग का ये मेथड है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिवेन्यू आ गया रिसीव होना पैसे का और एक्सपेंस हो गया खर्चे, आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड। जब भी किसी टाइम पर हमें ये पता चलता है कि ये हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, जब भी वो रिकॉग्नाइज होती है तभी हम लोगों को लिखना पड़ता है। और ये एक बहुत अच्छा मेथड इसलिए भी है क्योंकि जब हम कोई भी एक्सपेंस हमारा उस टाइम पर होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो चीज़ें हम भूलते भी नहीं हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अक्रूड। जैसे ही कोई इनकम हमारी एक्रूड होती है यानी रिकॉग्नाइज हम करते हैं उसको, उधार पर ही बेचते हैं, बेच सकते हैं, हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तभी भी हम उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हमारी होती है, बेशक से कैश रिसीव नहीं हुआ, हमने माल सेल कर दिया, कैश रिसीव नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन उसकी हो जाएगी। बिजली का बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या फिर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हमारे एक्सपेंस में इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमारा एक्सपेंस है, बेशक हमने पे नहीं किया तो उसको भी लिखा जाएगा। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, ठीक है, क्या लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव और नॉट। इस बात को ध्यान नहीं देंगे हम कि कैश हमारा रिसीव हुआ या फिर नहीं हुआ। अब आ जाते हैं सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में कहा गया है जबकि पहले इनकम के बारे में कहा गया था। सिमिलरली द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर इनकर्ड। जैसे ही कोई एक्सपेंस हमारा होगा, खर्चा, चाहे हमने पे ना किया हो, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाता है, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बिकम ड्यू आर नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। हम ऐसा नहीं कि उसका वेट करते हैं कि जब पे करेंगे तभी लिखेंगे, हम उसको तभी के तभी अपने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम एक्सपेंसेस सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसी के अंदर आता है कोई हमारा एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा, अक्रूड इनकम है हमारी, एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। कई बार इनकम हमें एडवांस में भी रिसीव हो जाती है। आर आइडेंटिफाइड, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है, एंड देन इनटू अकाउंट, तभी हम उसको अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड करेंगे। अंडर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग
ऑल दी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, सभी कंपनी को ये जरूरत है कि वो मेंटेन करें देयर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके एक बहुत ही मेन पॉइंट जो कि है इनका डिफरेंस, और एग्जाम में डिफरेंस भी कई बार पूछा गया है। सो डिफरेंस बिटवीन द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ ट्रांजेक्शन। क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए एक्रूअल बेसिस सिस्टम के अंदर और कैश बेसिस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैश वाली और क्रेडिट वाली दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा है कौन सा मेथड है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक कंप्लीट तरीके का मेथड है। इसके अंदर ओनली नाम से ही पता चल रहा है कैश बेसिस वाली ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जो भी हमारी उधार से रिलेटेड होगी, क्रेडिट से रिलेटेड होगी, उसको नहीं लिखा जाएगा। सो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, राइट। आ जाते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में, जो हमारा बेस है इसके डिफरेंस का, प्रॉफिट और लॉस। अब आपको ये पता चल ही गया है कि ये हमारा एक बैच मेथड है वैसे, और ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग है। तो आप इजीली कह सकते हैं क्या कि एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को जो मिलेगा, अच्छी प्रॉफिट या लॉस की जो कैलकुलेशन जो मिलेगी हमें यहाँ से मिलेगी। सो प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन, जो भी हमने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया है करेक्टली ड्यू टू द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर सभी ट्रांजेक्शन को बिल्कुल कंप्लीटली लिखा गया है, तो इसलिए बेस्ट आपको प्रॉफिट यहीं से मिलेगा। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसर्टेन, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं किया जा पाएगा, बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को लिखा गया है, क्रेडिट वाली को ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट मेथड नहीं है, तो एक अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी वाले मेथड के अंदर हम कैपिटल एक्सपेंसेस को और हमारे दो तरीके के एक्सपेंस हमने डिवाइड किए थे, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा था हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो सेम ईयर के अंदर जिनका बेनिफिट हम लोगों को मिल जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें आने वाले फर्दर ईयर्स में भी मिलेगा। दिस मेथड इज मेक अ डिस्टिंक्शन, इसी मेथड के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें जो प्रॉफिट है, हमारा जो मेथड है ये, हम उसको डिवाइड कर देते हैं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, दो मेथड में डिवाइड कर देते हैं, और उसको फिर हम अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम इसी साल में ले लेते हैं, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका जो भी एक्सपेंसेस इस साल से रिलेटेड होगा तो उसको तो हम अपने एक्सपेंस में दिखाएंगे, अदरवाइज जो बचा हुआ होगा उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। दिस मेथड डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू टर्म्स। हम इसमें क्या करते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स की ना आपस में क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन इसका नहीं करते हैं, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज लीगल पोजीशंस। तब आप लोगों को ये पता है, लग ही गया है कि ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक कंप्लीट मेथड है, तो लीगल इसको माना जाएगा कंपनी एक्ट को, और इसको लीगल नहीं माना गया है। तो हम लिख सकते हैं दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज माना गया है, एक प्रॉपर मेथड माना गया है। एंड दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट, और इसको कंपनी एक्ट के अंदर एक प्रॉपर मेथड नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये एक वैलिड मेथड भी था, ठीक, और दोनों के बीच हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस भी दिखाया। तो एक छोटा सा ये टॉपिक है हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कई चीज़ों की यहाँ समझ हमारी ये भी बन सकती है कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के अंदर तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी दिखाते हैं, ठीक है, और जो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है यहाँ पर उसको भी दिखाया जाता है, कैश बेसिस भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ी समझ हमारी आउटस्टैंडिंग या एडवांस के बारे में भी यहाँ पर बनी होगी। तो ये टॉपिक अभी इतना ही था, इसके बाद हम अपना नया जो इसी का टॉपिक है, इसी चैप्टर का, उसको लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।